अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स का एक नया लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, उसका प्रूफ भी देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितनी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पेपर्स में आए हुए वो भी हम सॉल्व करते जाएंगे। हमेशा की तरह जो हमारे आज की क्लास में टारगेट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है ETEA 2002 के अंदर, आपको नजर आ रहा होगा। हेडिंग लगा लो अपने पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और मुझे बताना, जो मैं नोट्स के अंदर आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ वो आप लोग सॉल्व भी करते हो या नहीं करते? क्योंकि मैं ढूंढ ढांड के निकालता हूँ वो क्वेश्चन, तो आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी मुझे बता दो, ठीक है, ताकि मैं वो वाली मेहनत ना करूँ। इसके नोट्स भी मैंने बनाकर अपलोड कर दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब मज़ीद बातें किए बगैर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो है फ्लूइड डायनामिक्स का। फ्लूइड डायनामिक्स का मायना क्या है कि आपका जो फ्लूइड है ना वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, चल रहा है ना। अब आपने कभी भी अगर फ्लूइड को फ्लो करते हुए देखा है तो फ्लूइड जो है ना वो दो तरह से फ्लो करता है, या तो धीमे धीमे अंदाज में, आराम से, तरीके से, तमीज़ से, जिसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो, या जंगलियों वाले मैनर में फ्लो करता है, जिगजैग मैनर, डिसऑर्डरलीनेस के अंदर, जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब जैसे मान लो आपके पास कोई एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल में क्या होता है, आबशार है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो आपने नोट किया, अगर मुझे हर एक पार्टिकल का जो मोशन है उसे समझना है, एनालाइज करना है, तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि हर पार्टिकल का मोशन यूनिक है। कोई ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, कोई ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, कोई ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। तो अगर फ्लूइड का मोशन एनालाइज करना हो इंडिविजुअल पार्टिकल की हैसियत से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा नहीं खासा मुश्किल काम है। तो हम जब आगे अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस ले ली। अजम्पशन से क्या मुराद है, हमने एक आइडियल फ्लूइड डिफाइन कर दिया जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कोई नया काम नहीं किया, आप फिजिक्स के अंदर अपने हाई स्कूल लेवल के ऊपर जितने फिनोमिनास पढ़ते हो इसी तरह से पढ़ते हो। रिवाइज करो, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था हमने क्या माना था, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मानते हैं फ्रिक्शन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल सवाल में लिखी हुई ना हो। अब मुझे बताओ, कोई जगह ऐसी है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जहां एयर ही ना हो? तो ऐसा तो नहीं है। हम अपनी जिंदगी और फिजिक्स दोनों आसान बनाने के लिए एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ जी को हर जगह पे कांस्टेंट लेके चलते हैं, अर्थ को स्फीयर मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा प्रोजेक्टाइल मोशन में। याद है, इससे क्या होता है, हमारी चीज़ें सिंप्लीफाइड मैनर में होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ्स अवॉइड हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम इनिशियल लेवल के ऊपर फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम फ्लूइड फ्लो के हवाले से भी कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। क्या अजम्पशंस है भैया? देखो, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड हर वो चीज़ होती है जो बह सकती है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड में आती है। वो कैसा है मेरा बेटा? हमारा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है। अब आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब वो इनकम्प्रेसिबल होगा। अच्छे से ना कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, आगे सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है पहले बताओ, कंप्रेसिबल क्या चीज़ होती है? कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करो और वो दब जाए और नई चीज़ के आने की जगह बन जाए। भाई मान लो मेरे पास गैस है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो गैस क्या हो गई, दब गई, अभी नई गैस के सिलेंडर में आने की जगह बन गई। बट समझ में आ रहा है? तो ये कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि आपने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने से वॉल्यूम चेंज हो गया। जब आप कह रहे हो कि आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे और फोर्स बढ़ाओगे, उसके बावजूद जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब डेंसिटी भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। भैया डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम।
पॉइंट समझ में आ रहा है? जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। तो हम कहते हैं फ्लूइड शुड बी इनकंप्रेसिबल। आपके दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते जाओ तो वो दबेगा नहीं, मजीद की जगह नहीं बनेगी, वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये होती है मेरा बेटा कि आपका जो फ्लूइड है वो कैसा है? नॉन विस्कस फ्लूइड है। सर नॉन विस्कस से क्या मुराद है? बच्चे फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। जब लेयर के ऊपर लेयर, हम बार बार ना मैं लेयर के ऊपर लेयर की बात इसलिए करता हूं, ऑल्दो कि गैसेस लेयर बाय लेयर ज्यादा बेहतर नहीं है उन्हें ये बताना कि गैसेस लेयर बाय लेयर फ्लो करती हैं, लेकिन हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर और पीछे फ्लूइड स्टैटिक्स भी पढ़ के आए, हम ज्यादा बात किसकी कर रहे हैं? लिक्विड्स की कर रहे हैं। तो लिक्विड जितने भी फ्लो करते हैं वो लेयर बाय लेयर मैनर में ही करते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करती हुई तैरती हुई जा रही होती है। तो हम कहेंगे नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब जब एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड कर रही है तो नीचे वाली लेयर उसका मोशन रिटार्ड नहीं कर रही, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हम रूटीन में मानते हैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या जमीन के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा नॉन विस्कस फ्लूइड हो गया। तीसरी चीज हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो कैसा है? लेमिनार फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्टेडी फ्लो है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल से ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, फिर रिपीट कर देता हूं। अगर कोई फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने फ्लूइड के पार्टिकल्स पास करते हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी दूसरे पॉइंट से पास करते हैं तो उस पॉइंट से गुजरने वाले हर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे ये फ्लो कैसा है? लेमिनार फ्लो है। छोटी वेलोसिटी पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं वो फ्लो कैसा होता है? लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। चौथी पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो इररोटेशनल मैनर में कर रहे हैं, इसको इररोटेशनल फ्लो भी कहते हैं। इररोटेशनल फ्लो का मतलब ये है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स की जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है या उनका नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट क्या है? जीरो है। समझना गौर से। इसको हम इस तरह से समझाते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक पेडल व्हील है। पेडल व्हील क्या होता है? मान लो कोई भी ऐसी चीज है जिसको ये मतलब इसके अबाउट में ना ये ऐसे गोल 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 घूम सकता है, ये ऐसे ना गोल गोल घूम सकता है। इसे मैंने मान लिया ऐसा पेडल व्हील है, मैंने इसे किसी ऐसे पाइप में रख दिया जहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड का फ्लो क्या है? इररोटेशनल है। इररोटेशनल से क्या हुआ जरा समझिएगा। ये बहुत छोटा सा पेडल व्हील है, इतना छोटा सा कि ये एक पॉइंट पे रखा हुआ है। गौर से सुनना ताकि ना कॉन्सेप्ट का आपको फील आ जाए। ठीक है, इतना छोटा सा है कि ये एक पॉइंट पे रखा हुआ है। अभी जब फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो करेंगे और फ्लूइड इररोटेशनल है तो यहां वाला पार्टिकल भी ऐसे आगे की तरफ जाएगा, यहां वाला भी आगे की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला इसे आगे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला इसे उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो अल्टीमेटली ये घूमेगा नहीं। हां, अगर ऐसा होता कि फ्लूइड फ्लो रोटेशनल होता तो ये पार्टिकल पीछे से आता और ऐसे आके इधर से इसको घुमा देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमने यही माना हुआ है कि हमारा फ्लूइड फ्लो कैसा है? इररोटेशनल है। यानी कि अगर आप एक बहुत छोटा सा पेडल व्हील फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे रखोगे तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा नहीं। या आपने ये भी देखा होगा ना कि जब हम वो बात करते हैं, आपके पास समंदर वगैरह के अंदर ना वो जो भंवर से बन जाते हैं, व्हिर्ल पूल बनते हैं, एडीज बनते हैं, वॉर्टेक्स बनता है, वॉर्टिसिस जिसकी जमा है वो बनता है। तो जब आप मान के चल रहे हो कि आपका इररोटेशनल फ्लो है, इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज वहां पे नहीं बन रही होगी, तो आपका सीधा 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 चल रहा है। तो ये कहलाता है भाई आइडियल फ्लो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी से ऑनवर्ड चाहे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, चाहे हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे हो, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारा आइडियल फ्लूइड फॉलो कर रहा है। ठीक है भैया, चलो जल्दी से इतना सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। अब देखो बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे जाने से पहले ये मान लो आपके पास कोई एक पाइप है। अभी हम बार बार इसी तरह के पाइप की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, इसके अंदर जब हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं ना, ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपको नजर आ रहा है ये एरिया किस फॉर्म के अंदर है भाई? सर्कल शेप के अंदर है। और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस, इसके सेंटर से लेके इसके किनारे तक का फासला। हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर।
तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज एल। अब देखो बच्चे गौर से सुनना, मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास एक कोई फ्लूइड पार्टिकल है, इसमें से ऐसे क्या है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे इसमें फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है, हमें पता है ये बात ना, ऐसे इसमें बड़े मजे से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। चलो अब मेरा बेटा ये मेरे पास कोई एक फ्लूइड पार्टिकल है, मान लो इस पॉइंट पे इसकी बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद है पाइप की, ये यहां से ऐसे मूव करता 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 यहां पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, और इसको यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगता है, मैंने मान लिया वो टाइम है डेल्टा टी। अच्छा, फिजिक्स में जहां कहीं भी डेल्टा टी लिखा है ना नजर, परेशान नहीं होना, डेल्टा टी का मतलब होता है बहुत छोटा सा टाइम। मतलब फिजिक्स के अंदर हम कोई भी चीज सिखाते या पढ़ाते हैं ना तो वो बहुत छोटी चीज के लिए डिफाइन करते हैं। क्यों? अरे भैया बचपन से आज तक एक बात बताओ, आप दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप किसी ठेले वाले से सेब खरीदने गए, वो आपको पूरे ठेले की कीमत तो नहीं बताएगा ना, वो बोलेगा भैया 1 किलो सेब की कीमत ये है। अभी आपकी मर्जी, आप 1 किलो लो, 100 किलो लो, 2 किलो लो, आधा किलो लो, 1 पाव लो, वो तो आपकी मर्जी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम हर चीज बहुत छोटे एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ना फिजिक्स से खौफ आता है कि सर ये डेल्टा टी क्या है, इसी को अच्छी अच्छी किताबों में डी टी लिखा होता है, बहुत छोटे से टाइम पे ये यहां से यहां आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो परेशान नहीं होना ज्यादा। आपका फ्लूइड ऐसे मस्त फ्लो कर रहा है, ये एक फ्लूइड पार्टिकल है जो इंटरेस्ट पे था, डेल्टा टी टाइम में ये यहां से कहां आ गया, यहां पे। तो भाई साहब अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। हो गई ये चीज, इतना फासला इतनी देर में कवर किया तो ये इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया, गुड है। अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं, a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया a मल्टीप्लाई बाय v विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय l बटे में आ जाएगा डेल्टा t। समझ आती है? वेरी गुड। a इंटू वी को एज इट इज रहने दो, a मल्टीप्लाई बाय l। देखो भैया एरिया ये रहा, लेंथ ये रही, अगर मैं a को l से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से मेरे पास आ जाएगा जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम? हाँ या ना? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब ये है, देखो भैया आप जरा समझना गौर से, ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो भैया अभी इमेजिन करो ये फ्लूइड ऐसे यहां पे मौजूद है, डेल्टा टी टाइम में ये पूरा फ्लूइड उठ के यहां आ जाएगा। समझना। अभी हमने एक पार्टिकल की बात की थी ना बच्चे, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो ये अकेला पार्टिकल तो नहीं होगा, पूरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां भी पार्टिकल, यहां भी पार्टिकल, यहां भी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होंगे यहां पे। तो जब ये वाला पार्टिकल यहां आया, इसका मतलब ये जितने पार्टिकल थे ये पूरे उठ के यहां आ गए। फिर जब अगला पार्टिकल अंदर आएगा तो ये सारे पार्टिकल बाहर चले जाएंगे। हाँ या ना? इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया। और से सुनना, डेल्टा टी टाइम में किसी भी जगह से कितना वॉल्यूम फ्लो किया, तो डेल्टा टी टाइम में ये वॉल्यूम इधर से इधर आया, अगले डेल्टा टी टाइम में ये वॉल्यूम यहां से यहां जाएगा, अगले डेल्टा टी टाइम में ये वॉल्यूम यहां से यहां जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो इस चीज को जब हम आज के बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। इसको हम कहते हैं, अच्छा वॉल्यूम को मैं कानों वाले वी से शो करूंगा, वी डिवाइडेड बाई टी ए इंटू वी। बच्चे इसको हम कहेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या नाम देंगे? वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको और अच्छी किताबों में वॉल्यूम फ्लक्स भी कहा जाता है। फ्लक्स का मायना लाइंस का होता है। आप सेकंड ईयर में आओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहां पे भी तो हम फ्लूइड के फ्लो को लाइन से शो करते हैं। याद है मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो में बताया था, ये जो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंस कहते हैं। तो ये फ्लक्स वही चीज है, लाइंस, ठीक है, जिस लाइन से होता हुआ आपका पार्टिकल जा रहा है। खैर उस पर और लंबी नहीं कर रहे। इसको हम वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे फिजिसिस्ट भैया लोग कहते हैं। आसान भाषा में क्या है? आसान भाषा में ये है, डेल्टा टी का यूनिट क्या है भाई? सेकेंड, ऊपर क्या है? मीटर क्यूब। गौर से सुनना, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन में, गौर से सुनना, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन में, यानी कि मान लो मैंने यहां पे एक डमी क्रॉस सेक्शन बना दिया, यहां से यहां मान लो मैं खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे हाथ में क्या है? एक स्टॉप वॉच है, एक स्टॉप वॉच है, और मैं नोट कर रहा हूं कि यहां से हर सेकंड में लिक्विड का या फ्लूइड का कितना वॉल्यूम पास कर रहा है, उसे हम ये कहते हैं। इस डेफिनेशन को नोट कर लेना कॉन्सेप्ट का फील लेने के लिए। हर सेकंड में
कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लक्स या वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट। ये वैसे गोरे ऑथर कहते हैं इसे, ठीक है, अंग्रेज ऑथर वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं इसे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, गुड है। अच्छा और आगे एक चीज ध्यान में रखना, जो वॉल्यूम है ना भैया, वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो तो अपने पास मीटर क्यूब होती है, लेकिन जो मेरा बेटा कॉमन यूनिट्स होते हैं ना हमारे पास वॉल्यूम के, वो होता है हमारे पास लीटर। लीटर को आप ऐसे ध्यान में रखो, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। और आपको ये बात पता है 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 10 डेसीमीटर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो ये बनता है 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, लीटर से मीटर क्यूब में आना है तो डिवाइड बाय 1000। दूसरी चीज, 1 मीटर में आपके पास होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर दूंगा तो 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाली चीज को ना भाई साहब आप सीसी भी कहते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। गाड़ियों में सुना है ना 1800 सीसी, 3000 सीसी, 2000 सीसी, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इतनी बात ध्यान में रहेगी। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। चलो गुड हो गया। अब देखो भैया, हम सीधा सीधा चल रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है बच्चे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती तो सिर्फ ये है कि a1 v1 इक्वल्स a2 v2, यानी कि आपके पास जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो किसी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि आपके पास वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो एरिया कम कर दो। यहां से नजर आ रहा है ना, जब आपको पता चल रहा है a इंटू वी इज आ कांस्टेंट मेरे बच्चे, तो यहां से आपको नजर आ रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपके पास एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये कहानी है क्या, ये कहता क्या है, क्या बताता है, कैसे बताता है, इसको समझते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ना एक पाइप है, नॉर्मल सा पाइप है, ऐसे आपके पास मौजूद है, ऐसे पाइप मौजूद है। उस पाइप में आपने पानी भरा हुआ है और कोई टेक्निक लगाई हुई है कि वो पानी यहां से भी नहीं गिर रहा और यहां से भी नहीं गिर रहा। ऐसे पाइप मौजूद है, आपने होल्ड किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और पानी इसके अंदर मौजूद है और पानी गिर किसी तरफ नहीं रहा, और पाइप जो है ना उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, मतलब एक कतरा भी और नहीं जा सकता अभी। और मान के चलना इसके अंदर जो पानी है वो भी फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड है सब चीज। अब इसके अंदर अगर मैं 1 किलोग्राम पानी दाखिल करूं, गौर से सुनना, अगर मैं पूरा पाइप में पानी भरा हुआ है तरफ से, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो मेरे पास ये है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ऐसे पानी भरा हुआ है। मान लो इसमें कितना भी पानी हो सकता है और ये पानी गिर नहीं रहा। अगर मेरे बच्चे मैं इसमें एक तरफ से 1 किलोग्राम पानी दाखिल करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं दूसरी तरफ से 1 किलोग्राम पानी बाहर आ जाएगा? हाँ या ना? क्यों सर? बच्चे जब मैं यहां से 1 किलोग्राम पानी दाखिल करूंगा तो ये वाला 1 किलोग्राम पानी अंदर अपनी जगह बनाएगा, तो इसकी जगह बनाने के लिए यहां से 1 किलोग्राम पानी को क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई मास तो कंजर्व रहेगा ना, इसमें जितना मास एट अ टाइम आ सकता है वो तो चेंज नहीं होगा। भाई पानी यहां से बाहर नहीं जा सकता, साइड से नहीं जा सकता, पानी कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो एक साइड से जितना मास अंदर दाखिल करूंगा दूसरे एंड से उतना मास क्या होगा, बाहर आएगा। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बस। बाकी सिर्फ इसकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही थी बस जो मैंने बता दिया कि एक साइड से आप जितना मास एंटर करोगे दूसरी साइड से उतना मास क्या होगा, बाहर आएगा। क्यों? ताकि इस नए आने वाले मास को अंदर जगह दे। एक और तरह से इसको किताब वाले ऐसे डिफाइन करते हैं, भैया मान लो 1 सेकंड में आपने 1 किलोग्राम मास यहां दाखिल किया, भैया ये मास जो था वो पहले यहां कहीं पे होगा, पानी का ये वाला मास ऐसे था, समझना। जब आपने 1 सेकंड में ये 1 किलोग्राम मास दाखिल किया तो अब ये यहां पे आ गया, तो भाई साहब यहां पे जो मास था वो भी आगे गया होगा। सोच के देखो भैया, ये 1 किलो मास जब यहां आया तो यहां वाला मास भी आगे गया, तो यहां वाला मास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो कि 1 सेकंड में जितना मास इंटर होगा यहां से, 1 सेकंड में उतना ही मास किसी और क्रॉस सेक्शन में आगे जाएगा, 1 सेकंड में उतना ही मास आगे क्रॉस सेक्शन में आगे जाएगा, 1 सेकंड में उतना ही मास बाहर आ रहा होगा। पॉइंट समझ में आ गया? दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बेस करती है किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, चलो अब जरा समझते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो सर ये सब क्या है, अभी आएगा सब, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो समझो,
ये सपोज कर लो भैया हमारे पास एक अदद पाइप है, ये कोई पाइप आ गया, ठीक है। और ये पाइप जो मैंने बनाया हुआ है आपको नजर आ रहा है कि इसका जो डाया है वो नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर है। नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर से क्या मुराद है भैया, एक साइड पे इसका डाया छोटा है, एक साइड पे इसका डाया बड़ा है, और डाया चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, यहां एरिया छोटा है वहां एरिया बड़ा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहां पे हमारे पास इसके अंदर से ऐसे जो है ना वो फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये फ्लूइड इसमें से क्या हो रहा है भाई साहब, बह रहा है। फ्लूइड इसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। अभी समझते हैं सारी चीज दोबारा से, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लूइड कैसा है भाई, आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, जिसमें कोई स्ट्रीमलाइन क्रॉस नहीं करती, सब पता है ना हमें। और आपके पास लेमिनार फ्लो चल रहा है और इनकम्प्रेसिबल है और इररोटेशनल है। अब देखो बच्चे, इस पूरे पाइप में फ्लूइड मौजूद है, जाहिर है फ्लूइड ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो इस पूरे पाइप में क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। अगर मैं, गौर से सुनना, अगर मैं यहां से कुछ फ्लूइड M1 इंटर करता हूं तो मैं कह सकता हूं यहां से सेम अमाउंट में फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। भैया एक सेकंड में मैं जितना मास यहां से घुसाऊंगा, एक सेकंड में उतना ही मास यहां से क्या होगा, बाहर आएगा, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द नया आने वाला फ्लूइड। पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो भैया मास के को मैं लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्यों सर, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को वहां ले गया तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इस वॉल्यूम को भाई साहब मैं ऐसे खोल सकता हूं, A मल्टीप्लाई बाय L। सर ये क्या, जरा यहां समझा भी दे, चलो जरा समझ भी लो। यहां पे देखो भैया, यहां से मान लो मैंने M1 मास इसके अंदर इंटर किया, तो वो जो M1 मास था मान लो वो इस तरह से था, ये इस तरह से था, ये मेरे पास पार्टिकल्स थे M1 मास फ्लूइड के, जिसको मैंने क्या किया, यहां से इसके अंदर दाखिल किया। जब मैंने दाखिल किया, ये यहां से अंदर आए तो ये ऐसे ऐसे यहां पे आ जाएंगे मेरा बच्चा। गौर से सुनना भैया, मैंने इस मास M1 पे कुछ फोर्स अप्लाई करी तो ये जो मास M1 के सारे फ्लूइड पार्टिकल थे वो वहां से यहां पे आ गए। तो भैया जब यहां पे आ गए तो इन्होंने कुछ ये लेंथ ऑक्यूपाई करी है और साथ जिस जगह से आए हैं उसका कुछ एरिया था, तो यही तो चीज है। मास को कैसे डिफाइन किया हुआ है, रो इंटू ए इंटू एल, और ए इंटू एल किसकी जगह आया है, वॉल्यूम की जगह। भैया ये जो फ्लूइड था इसका कुछ वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अंदर आने पे उसने कितनी लेंथ ली और कितने एरिया से अंदर आया। अब यहां पे एक और बहुत जबरदस्त चीज समझो, क्या आपको यह बात नजर आ रही है, ये जितना एरिया छोटा होगा ये लेंथ उतनी ज्यादा लेंगे, एंड वाइस वर्सा, एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ये लेंथ कम ले रहे होंगे। और से सुन के देखो जरा, मैं यहां पे इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो समझो। देखो आपके पास मान लो मैंने 1 किलोग्राम मास इंटर किया, मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम मास इंटर किया। गौर से सुनना ताकि आपको किताब में बनी हुई सारी डायग्राम भी समझ में आ जाए। जब मैं 1 किलोग्राम मास इंटर करूंगा तो भाई साहब वो जो 1 किलोग्राम मास है वो यहां पे ज्यादा लेंथ ऑक्यूपाई करेगा, और यहां से जब 1 किलोग्राम मास बाहर आएगा तो हो सकता है वो सिर्फ इतने से हिस्से से बाहर आ जाए। क्यों भैया, मान लो 1 किलोग्राम मास में 100 पार्टिकल्स हैं। अभी यहां पे जब एरिया कम है तो 100 पार्टिकल को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा लेंथ चाहिए होगी, और यहां पे जब एरिया बड़ा है तो 100 पार्टिकल आराम से अकोमोडेट हो जाएंगे छोटे एरिया में। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई बात की। चलो वापस आ जाओ यहां पे। अब देखो इधर मैंने कहा भाई मास को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आ गया ए इंटू एल। वॉल्यूम से क्या मुराद है, ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ हुआ है, और लिखेंगे कैसे, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। भैया कितनी लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है और एरिया कितना है जहां से वो आया है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे देखो m इक्वल रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एल, अगर मैं यहां पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, क्यों करूं भाई, अभी नजर आ जाएगा। तो ये जो एल अपॉन डेल्टा टी है इसे मैं वेलोसिटी कह सकता हूं। किसकी वेलोसिटी, फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी जिससे वो फ्लूइड मूव कर रहा है। भैया आप नोट करो, ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल पहले यहां था, ये ऐसे मूव करके यहां आया, इसके पीछे वाला यहां आया, और पीछे वाला यहां आया। भैया ये सारे पार्टिकल पहले यहां थे ना, ऐसे थे, ये सब, ये वाला यहां आया, ये वाला यहां, ये वाला इससे पीछे, तो ये सारे मूव करके आए। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय टाइम। हर एक ने तकरीबन एल डिस्टेंस कवर किया। ये वाला यहां आया, एल डिस्टेंस, ये वाला इसके पीछे आया, इसने अपना एल डिस्टेंस, ये वाला यहां आया, इसने अपना एल डिस्टेंस, ये पूरे उठ के यहां आ गए, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो एम विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय टी। पॉइंट समझ में आ गया। डेल्टा टी में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज रो इंटू ए इंटू वी। इसको मार्क कर लेना अपने पास। ये कहलाता है मास फ्लो रेट।
क्या कहलाता है? मास फ्लो रेट। पीछे पढ़ा था वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट। ये क्या है? मास फ्लो रेट या मास डिस्चार्ज रेट या मास फ्लक्स। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना मास दाखिल हुआ, यूनिट टाइम में कितना मास दाखिल हुआ बराबर है किसके? रो ए वी की। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ए क्या है? ए क्या है? ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से दाखिल हुआ। वी क्या है? वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ गया? अब आप एक और चीज नोट करो जरा। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब? किलोग्राम पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम पर सेकंड। यहां से भी निकालो वही आएगी। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब से मीटर क्यूब मर गया तो किलोग्राम पर सेकंड। समझ आ गई बात की? ठीक है, चलो वापिस आ जाओ, यहां पे देखो जरा। अब हमारे पास है क्या? देखो भैया, हमें एक बेसिक सी बात पता है, और वो बेसिक सी बात हमारे पास क्या है भाई साहब? वो बेसिक सी बात ये है कि इधर से हमारे पास m1 मास दाखिल हो रहा है। गौर से सुनना, मैंने कहा एक फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा है, बड़े मजे से फ्लूइड मूव कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर फ्लूइड हर वक्त भरा हुआ है। तो जैसे ही आप एक सेकेंड में m1 मास फ्लूइड का इंटर करोगे, उसी एक सेकेंड में m1 मास यहां से क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। भाई नया आने वाला फ्लूइड यहां आएगा तो पुराना फ्लूइड यहां से निकलेगा ताकि आने वाले की जगह बने। तो मैं ये कह सकता हूं, गौर से सुनना, मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में, गौर से सुनिएगा, डेल्टा टी टाइम में जितना मास m1 इंटर हो रहा है उतना मास m2 क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। यहां पे 1 किलोग्राम मास दाखिल हुआ तो यहां से 1 किलोग्राम मास क्या होगा? निकलेगा। तो जितना मास दाखिल हो रहा है वो लीव करेगा। और डेल्टा टी टाइम में दाखिल हो रहा है तो अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकंप्रेसिबल फ्लो के अंदर जो मास फ्लो रेट होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक सेकंड में जितना मास दाखिल होगा, एक सेकंड में उतना मास आगे निकलेगा। इसको आप यूं भी तो कह सकते हो। गौर से सुनना, मान लो मैंने कहा, ये मैंने यहां पे सेक्शंस बना दिए। गौर से सुनना, ये मैंने कुछ यहां सेक्शंस बना दिए। बच्चे अच्छे से देखना, A B C D 4 सेक्शन बना दिए। एक सेकंड में 1 किलो मास दाखिल किया तो यहां पे एक सेकंड में 1 किलो मास आगे जाएगा, एक सेकंड में 1 किलो मास आगे जाएगा, एक सेकंड में 1 किलो मास बाहर आएगा। तो मैं कह सकता हूं पूरे पाइप के अंदर अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मौजूद है तो मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि यूनिट टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जितना मास ए सेक्शन से आगे जाएगा उतना मास बी सेक्शन से आगे जाएगा, उतना सी से, उतना डी से। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा? ρ1 A1 V1 विल बी इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब ये समझना जरा यहां पे अच्छा, ρ1 और ρ2 दोनों का सेम होगा। एक्चुअल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो यही वाली है, लेकिन हम जब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड पढ़ते हैं तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है? फोर्स लगाने पर डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, ये आगे वाले पे, ये आगे वाले पे, ये आगे वाले पे, जितनी मर्जी फोर्स लगे, जो यहां पे है वो यहां होगा, वो यहां होगा, वो यहां होगा। हर जगह फ्लूइड की डेंसिटी कैसी होगी? सेम। तो ρ1 और ρ2, रो के बराबर है, रो से रो मर गया। क्या बनता है? A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। अब गौर से देखना यहां पे, ये तो बन गया ना, नजर आ रहा है? A इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। कोई भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ A एंड V इज कॉन्स्टेंट, या वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट इज कॉन्स्टेंट। जिस रेट से वॉल्यूम इंटर होगा उसी रेट से वॉल्यूम निकलेगा। एक सेकंड में जितना मीटर क्यूब फ्लूइड दाखिल होगा, एक सेकंड में उतना मीटर क्यूब फ्लूइड निकलेगा। सर इसका फायदा क्या है? आप नोट करो, यहां से आपको ये चीज नजर आ रही है, अगर ये कांस्टेंट है तो V और एरिया कैसा है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये फायदा है इसका। आपने कभी नोट किया है, जो आपके पास अगर एक पाइप है, आप उस पाइप से अपने गार्डन में पानी डाल रहे हो, तो अगर एक दूर पौधा है वहां तक आपका पाइप नहीं जा सकता, आप क्या करते हो? आप दो काम करते हो एक साथ, एक प्रोजेक्टाइल और एक फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। आप पाइप के आगे ऐसे अपना अंगूठा फंसाते हो, वो पतली सी धार से निकलता है तो आगे तक जाता है, मजीद आगे भेजना होता है आप उसे ऐसे थोड़ा ऊपर उठा देते हो, ऐसे उड़ता हुआ जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने जैसे इसे लिफ्ट करा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है। और वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया? आपने अंगूठा फंसा के एरिया कम कर दिया। एरिया कम कर रहे हो,
हो क्या रहा है, पीछे से 1 सेकंड में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, यहां से 1 सेकंड में उतना ही वॉल्यूम निकलना है, आप उसको जगह ही नहीं दे रहे, तो वो तेजी से निकलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपके पास जो वाटर होज होता है, जिससे आप गार्डन में पानी भी देते हो, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उसका आप नोजल जितना पतला या बारीक करते जाओगे और पीछे से डिस्चार्ज रेट ज्यादा रखोगे तो आगे से बहुत प्रेशर से क्या होगा, पानी जा रहा होगा। पॉइंट समझ में आ गई? ठीक है, इसी को मैं आपको एक और तरह से भी फील दिलाने की कोशिश करता हूं, गौर से देखना अगर समझ में आता है तो। देखो समझना, यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को जरा एक और तरह से फील करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है कि एरिया और वी इनवर्स रिलेशन है। देखो समझना, ये मान लो भाई साहब हमारे पास जो है ना, हमारा पाइप है, ऐसे वेरिएबल डाया का, ठीक है, ये पाइप आ गया। अब देखो भैया, मान लो यहां से मैंने कोई फ्लूइड पार्टिकल जो है ना, ये ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे फ्लूइड पार्टिकल थे, इनको मैंने क्या किया, इसके अंदर इस पाइप में दाखिल किया। अब हमें ये बात पता है कि जब ये यहाँ पे आएंगे तो इतने ही मास यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, और हमें ये भी पता है ये ज़्यादा लेंथ ऑक्यूपाई करेंगे और ये थोड़ी सी लेंथ होगी। यहाँ पे मान लो जितना मास इन सारे पार्टिकल्स का मिलकर है, यहाँ पे इन पार्टिकल्स का इतना ही मास है। ठीक है, ये ऐसे लेंथ में स्टैक हुए हुए, ये ऐसे हाइट में स्टैक हुए हुए। जब मैं 1 सेकंड में दाखिल करूंगा, ये 1 सेकंड में बाहर आ जाएंगे। सही। अब आपको पता है यहां पे एरिया कैसा है, ज्यादा है, तो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। और आपको पता है इस जगह पे एरिया कैसा है, कम है, तो इन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट का ना फील लेना। देखो देखो भैया, अब आप नोट करो, मान लो 1 सेकंड में 1 किलोग्राम इंटर हो रहे, 1 सेकंड में 1 किलोग्राम, और यहां से उसी 1 सेकंड में 1 किलोग्राम क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, दरमियान में जमा नहीं हो सकता, कोई पानी अंदर बैठा पी नहीं रहा, साइड से नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जो यहां से दाखिल होगा उतना फ्लो रेट वहां से बाहर आ जाएगा। तो भैया इस वाले को इतना आगे जाना है, पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है उसी डेल्टा टी टाइम में, और पीछे वाला जो है वो फिर यहां आएगा, यानी कि इसने भी इतना डिस्टेंस कवर करना है, उससे पीछे वाले ने ये डिस्टेंस, उससे पीछे वाले ने ये डिस्टेंस। अब देखो इनका क्या सीन है, इन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है उस टाइम में, समझ आ रहा है? देखो आप जितना एरिया कम करोगे तो पार्टिकल्स को उतना आगे जाना पड़ेगा ताकि पीछे वाले अकोमोडेट हो सके। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? देखो जितना छोटा एरिया होगा, जितना छोटा डाया होगा, तो मास तो डेल्टा टी टाइम में सेम आएगा, तो जो पीछे से आने वाला पार्टिकल है उसे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है उसी टाइम में, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है उसी टाइम में। और जितना बड़ा एरिया है, पार्टिकल इतने ऐसे 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 ऊपर जाके स्टैक हुए हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, तो डेल्टा टी टाइम में इन्हें छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, तो यहां वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए कहते हैं एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये चीज आपने वैसे भी ऑब्जर्व करी है, आपने नल का देखा होगा, जो आपके घर में टैप होता है, टूटी जिसे कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है, जब आप इसको ऐसे घुमाते हो गोल गोल, तो आपके पास जो पानी है ना, वो ऐसे, आप कभी नोट करना, ऐसे आता है नीचे, पानी ऐसे आता है नीचे। स्टार्ट के अंदर क्या होता है, स्टार्ट में आप देखोगे कि यहां से जो वो आ रहा होता है, एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है, और वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पे एक्ट करती है, एक्सेलरेट होते हैं, इनकी स्पीड बढ़ती है। भैया जब स्पीड बढ़ती है तो a इंटू वी को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए v बढ़ेगा, तो a ऑटोमेटिकली क्या कम होगा, यहां एरिया ज्यादा होता है, यहां एरिया आते आते क्या होता है, कम होता है। पॉइंट समझ में आ गई बात की? चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करते हैं, देन फाइनली अपने टारगेट क्वेश्चंस पर आएंगे। कहता है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। पहले जरा हीटिंग डक्ट समझ लेना होती क्या है। जैसे हमारे पास एसी लगे हुए होते हैं, आपने सेंट्रलाइज एसी लगे हुए देखे होंगे ना, लगे हुए होते हैं, वहां से ठंडी हवा आ रही होती है। वैसे ही समझ लो एसी की जगह पे हीटिंग डक्ट लगी हुई है, उससे गर्म हवा आ रही है आपके कमरे को गर्म करने के लिए, ताकि आपको बाहर की सर्दी ना महसूस हो। हाउ लार्ज मस्ट आ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट। उस डक्ट से जो हवा आ रही है उसकी रफ्तार आपको क्या दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। कैन रीप्लेनिश, रीप्लेनिश का मतलब होता है वापस फिल करना। जैसे मान लो आप गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, आपने किसी को कहा दोबारा डाल दें, तो वो है रीप्लेनिश। ठीक है, रीप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट। सवाल कहता है एक कमरा है जिसका वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब, इसके अंदर जो
गर्म हवा आती है ना हीटिंग डक्ट से, वो पूरे कमरे में नई गर्म हवा भरती है 15 मिनट के अंदर, और उसकी स्पीड क्या दी है 3 मीटर पर सेकेंड। आपको कह ले हीटिंग डक्ट का साइज क्या होना चाहिए कि अगर ये सारी चीजें अचीव हो जाए, क्या हो जाए कि स्पीड उसकी हो 3 मीटर पर सेकेंड और वो 300 मीटर क्यूब को 15 मिनट में पूरा भर दे, फिर वो खाली हो, फिर 300 मीटर क्यूब को दोबारा अगले 15 मिनट में नई गर्म हवा भर दे। ठीक है, तो भाई हमें नजर आ रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट का क्वेश्चन है, और अभी हमने ताजा वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में पढ़ा था। V डिवाइडेड बाई T बराबर होता है किसके, A इंटू V के। भैया ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब SI में दिया हुआ है। टाइम कितना है 15 मिनट। ठीक है मेरे बच्चे, तो 15 मिनट, और मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, और एरिया, अब देखो इन्होंने यहां पे नहीं बताया हुआ कि जो हीटिंग डक्ट है ना, वो मतलब उसके जो साइज आपसे पूछ रहा है वो बेसिकली क्या होगा, तो जब नहीं बताया हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। वैसे रेक्टेंगुलर हीटिंग डक्ट्स भी होती हैं, जैसे आपका जो AC होता है उसकी डक्ट रेक्टेंगुलर भी होती है, सर्कुलर भी होती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लगाई हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब कुछ नहीं बताया हुआ तो हम क्या मान के चलेंगे, कैसी डक्ट है वो, सर्कुलर डक्ट है। ठीक है, पाइप है जो उसको लेकर आ रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, आगे क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, यस गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। सही, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है हवा, और इतने मीटर क्यूब को इतनी देर में भर रही है। तो आपसे डक्ट का साइज पूछा हुआ है, बस कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो भाई साहब आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 और पाई, आर क्यूब नहीं है भैया, आर स्क्वायर है, 3 और पाई अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई मसला तो नहीं है। इसका आंसर करीब करीब 0.188 मीटर आ रहा होगा। रेडियस का आंसर जब आप फाइनली रूट वगैरह सब ले लोगे। ठीक है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो भाई साहब ये कुछ 18.8 सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे आते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो राउंड ऑफ करके आंसर इसका कुछ 19 सेंटीमीटर आप मार्क कर सकते हो या लिख सकते हो, वरना ये आंसर भी करेक्ट है। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा सर, अगर वो डक्ट जो है एग्जाम में हमें रेक्टेंगुलर दे दे तो कोई मसला नहीं, आप एरिया निकाल लेना, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है उसका। आप डायरेक्ट आंसर में क्या लिख देना, एरिया, फिर आप ये पूरा आंसर निकालना है यहां से, A इंटू। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फायर होज एंड्स ऑन अ नोजल विद इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो भैया पहले जरा होज का ना स्ट्रक्चर देख लो। होज ना कुछ इस तरह से होता है, ये उसका इंटरनल डायमीटर होता है, और कुछ ऐसे आते आते ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, ये वो जगह है जहां से पानी बाहर आएगा, और ये वो जगह है जो पीछे पाइप से कनेक्ट हुई हुई है। देखो गौर से देखना, ये मेरा बेटा होज नोजल है। ठीक है, ये वो नोजल है जो कनेक्ट हुआ हुआ है किसके साथ, पाइप के साथ। ये उसका इनर या इंटरनल वाली साइड है, ये उसकी एक्सटर्नल वाली साइड है। गौर से देखना, ये इंटरनल डाया, ये एक्सटर्नल डाया। जो आपका फायर होज है बेसिकली ऐसे समझ लो, एक पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। आपने फायर फाइटर्स को देखा है ना, वो पानी मार रहे होते हैं, तो जो पीछे पाइप होता है ना उसका डाया बड़ा होता है, लेकिन जो आगे नोजल होता है उसका डाया छोटा होता है, ताकि पानी प्रेशर से जाए, रफ्तार से जाए। तो वही चीज यहां पे है, एक फायर होज है जिससे आ रहा है, इसका जो इनर डाया दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला डाया जो है ना आपके पास वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और किस रेट से फ्लो कर रहा है यहाँ पानी, 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, इस रेट से यहाँ पानी फ्लो कर रहा है। आगे कहता है फायर होज एंड्स ऑन अ नोजल, ये इस नोजल पे एंड होता है, विद इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये उसका डायमीटर है जहां वो एंड हो रहा है, और ये कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेलिबरेटली इन्होंने 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दिया ताकि पानी तेजी से जाए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर एट द नोजल? सिंपल सा क्वेश्चन है, A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। पॉइंट समझ में आ गया? हमें A1 का फॉर्मूला पता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय V1 विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, इसको D1 कह देते हैं, इसे D2 कह देते हैं, बाय 4 मल्टीप्लाई बाय V2। देखो भैया D1 D2 क्यों का, क्योंकि डिफरेंट डायमीटर्स गिवन है। पाई से पाई मर गया, 4 से 4 मर गया, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। अब देखना भैया, अगर मैं मुझे मालूम क्या करना है, मुझे V2 मालूम करना है, यहां की वेलोसिटी मालूम करनी है, तो भाई साहब V2 विल बी इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय D1 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, D2 का स्क्वायर भी तरह के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, D2 स्क्वायर आ गया। V1 कितना दिया है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ, और D1
जो यहां का जहां पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसका डाया कितना है 6 सेंटीमीटर। इसे मैं 6 का स्क्वायर लिख दूं। सर आपने कन्वर्ट नहीं किया, जरूरत नहीं है। वजह भाई आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, डिवाइड बाय 100, तो 6 डिवाइड बाय 100 करोगे तो नीचे वाला भी, तो ये वाला जो दूसरा वाला ये भी सेंटीमीटर में, इसके लिए भी डिवाइड बाय 100 करोगे तो ऊपर भी 100 का स्क्वायर नीचे भी 100 का स्क्वायर, वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अपॉन में ये वाला डाया कितना आ गया 2 का स्क्वायर, 10, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 2 का स्क्वायर 4 9 से कितना है 36, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 90, यानी कि एंड के ऊपर यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है 90 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। चलो अब ये आखिरी सवाल आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपको आइडिया हुआ होगा ये पीछे वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है और डेरिवेशन का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। कहता है वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मीटर एट द आउटलेट डिस्चार्जेस 30 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड। मान लो बच्चे आपके पास ना कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, ये यहां से ये आउटलेट नोजल है, आपका आउटलेट नोजल है, ठीक है। आपको डायमीटर दिया हुआ है आउटलेट नोजल का, आपको ये डायमीटर दिया हुआ है बच्चे, ये आउटलेट नोजल का डायमीटर आपको गिवन है, डी कितना गिवन है 20 मिलीमीटर, ठीक है भैया। ये आउटलेट नोजल है, यहां से आपका पानी बाहर आ रहा है। डिस्चार्जेस 30 किलोग्राम वाटर इन 60 सेकेंड, 30 किलोग्राम वाटर बाहर आ रहा है कितनी देर में 60 सेकेंड में। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ये m अपॉन डेल्टा टी दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है, वेरी गुड, मास फ्लो रेट आपको दे दिया, 0 से 0 मर गया तो ये क्या बनता है 1/2 और यूनिट क्या हो गई किलोग्राम पर सेकेंड। हर 2 सेकेंड में 1 किलो पानी यहां से क्या हो रहा है बाहर आ रहा है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। कहते हैं कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट, यहां से जो पानी बाहर आ रहा है ये किस वेलोसिटी से आ रहा है आपने ये मालूम करना है। तो भाई ये नोजल था तो सर ये डायमीटर ये वाला क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा भैया, इसलिए क्योंकि ये तो पाइप से कनेक्ट हुआ है ना, ये जिस डाया की बात कर रहा है यहां से पानी बाहर आ रहा है। सवाल पढ़ के देखो, वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर एट द आउटलेट, ये वाटर होज है जिसका नोजल है, ये उसका आउटलेट पर मौजूद है, ये उसका इनलेट पर मौजूद है। भैया अगर इस नोजल की बात करेंगे तो इसमें इन पानी यहां से हो रहा है, आउट वहां से हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। हमने अभी पढ़ा था m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रो इंटू ए इंटू वी के बराबर होता है। आपको आउटलेट से जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है, मास डिस्चार्ज रेट आपको दिया हुआ है 1/2 किलोग्राम पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है कितनी है 1000, और एरिया आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और डी कितना लेंगे 20 mm है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर बटे में आ गया 4। सही है, सही है। सर यहां पे आपने मिलीमीटर को मिलीमीटर क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन में जब a1 v1 इक्वल a2 v2 के अंदर मैंने mm को mm रहने दिया था तो वहां कैंसिलेशन हो रही थी, अभी कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसलिए मैंने उसे चेंज करा है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई, ऐसा ना हो रट्टा मार लो कि mm को मीटर में कभी चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा v मुझे मालूम करनी है, v मुझे मालूम करना है, ठीक है। यहां तक सब नजर आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से देख लो, v नजर आ रहा है। अब क्या करना है भाई साहब, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे मजीद सिंपल। चलो आ जाओ इधर लिखते हैं जरा, 1/2 विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 पावर -3 का स्क्वायर मतलब 10 पावर -6 अपॉन में आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय v, 4 1 हो गया खत्म, ये 10 पावर 2 ये 10 पावर 3 ये मिला के कितना हो गया 10 पावर 5। 10 पावर 5 से आपने पावर -6 को माइनस कर दिया तो 10 पावर 5 और -6, 10 पावर -1 बचा, 5 में से 6 गया 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय v अपॉन में कुछ नहीं बचा, यहाँ आ गया 1/2। सही है, और पाई भी तो बचा भाई, पाई को कहाँ शार्ट कर दिया, ये रहा पाई, ठीक है। अच्छा अब इस सबको यहाँ ले आएंगे तो v विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 पावर -1 इंटू पाई, यही बच जाता है। इस 10 को अगर ऊपर ले जाऊंगा, पाई को यहाँ रहने दो, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, क्या बनता है भाई साहब 2 1 और 2 5, क्या आंसर आ रहा है भाई 5/पाई आ रहा है। देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जहां जहां कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होते हैं। जब आपके एमडी कैट ई कैट में क्वेश्चन आएगा वहां पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप आराम से हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आपने सोल्व करना है 5/3 कर लो, पाई 3.142 होता है तो भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 हो गया 3, 2 बचा डेसिमल लगा दिया,
3 6 हो गया 18, फिर 2 बचा, ठीक है। 1.66 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ रही है? 1.66 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। जितनी देर में मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अच्छे से सवाल को पढ़ो और वीडियो को पॉज करके सवाल को एक बार अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि किस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही होती है, रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। और बहुत सारे हमारे बायो वाले बच्चे जो परेशान होते हैं कि बायो सर यूज ही कहाँ होती है, तो नजर आ रहा है कहाँ यूज होती है। कहता है हार्ट पंप ब्लड्स इनटू एओर्टा। एओर्टा आपके पास ना मेन आर्टरी होती है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, ठीक है, जो होती है आपके पास, ठीक है। एओर्टा में ब्लड पंप करता है, दैट हैज इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। एओर्टा फीड 32 मेजर आर्टरीज। जो एओर्टा है आपका लार्जेस्ट ब्लड आर्टरी, वो आगे 32 छोटी आर्टरीज को फीड करती है। और से देखना, ईच हैज एन इनर रेडियस ऑफ 0.21 सेंटीमीटर। हर छोटी आर्टरी का रेडियस क्या है? 0.21 सेंटीमीटर। इफ द ब्लड इन द एओर्टा ट्रेवल्स एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट एवरेज स्पीड डज इट ट्रेवल इन द आर्टरीज? ट्रीट ब्लड एज द आइडियल फ्लूइड। सवाल खत्म हो गया। जो मैंने आपको स्टार्ट में टारगेट क्वेश्चन दिखाए थे, एग्जैक्टली इससे कॉन्सेप्ट लेके वो टारगेट क्वेश्चन आपका ETEA 2002 का आया हुआ है। इसको जरा सवाल को लाजमी अटेम्प्ट कर लो ताकि आपको पता चले सवाल कितना खूबसूरत है। चलो अटेम्प्ट कर लिया। चलो देखो भैया, मान लो ये आपके पास एओर्टा है जो आपकी मेन ब्लड वेसल है। समझना गौर से बात को। ये आगे ऐसे जो है ना, वो मजीद कितनी ब्लड वेसल में जा रही है? ये मजीद आपके पास आगे जो है ना 32 डिफरेंट ब्रांचेस में जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा हमें सवाल में कहा गया है। अब ये तो आप डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे कितनी में जा रही है। लिखा हुआ क्या है कि ये कितने को फीड कर रही है? 32 मेजर आर्टरीज को फीड कर रही है। सुनना गौर से। क्या मैं ये कह सकता हूं ये कह सकता हूं 1 सेकेंड में जितना मास यहां से दाखिल होगा, 1 सेकेंड में उतना मास यहां से निकलेगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अबे आर्टरी फट जाएगी, बंदा मर जाएगा। क्यों? सोचो, ये मेन पाइप है, आगे 32 पाइप्स को फीड कर रहा है। तो भैया 1 सेकेंड में अगर 1 किलो, मिसाल दे रहा हूं, 1 सेकेंड में 1 किलो खून दाखिल हुआ तो ये 32 डिफरेंट आर्टरीज का मिला के 1 सेकेंड में 1 किलो खून बाहर निकलेगा। पॉइंट समझना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1 सेकेंड में 1 किलो खून दाखिल हुआ, अगर 1 किलो यहां से निकला, 1 किलो यहां से, 1 किलो यहां से, तो 32 किलोग्राम निकला। 32 तो दाखिल ही नहीं हुआ था। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? 1 सेकेंड में जितना मास ब्लड का यहां से अंदर पंप होगा, 1 सेकेंड में उतना ही मास बाहर आएगा, लेकिन सबका मिला के। देखो 32 है, इसमें से मान लो 0.1, इसमें से मान लो 0.2, इसमें से मान लो 0.3, सब जोड़ोगे तो 32 का जोड़ने पर उतना ही मास आएगा जितना यहां से दाखिल हुआ था। पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट है। मास फ्लो रेट के कांस्टेंट होने से क्या मुराद है कि m/ΔT जो मेरे पास एओर्टा के अंदर दाखिल हो रहा है, गौर से सुनना, ये बराबर होगा m1/ΔT प्लस m2/ΔT अब टिल होते 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 m32 डिवाइडेड बाय ΔT। बच्चे पहले यही पढ़ना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना ताकि रट्टा ना मारना पड़े और आपको ETEA वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला? मैंने बिल्कुल आसान करके बोला कि भैया ये मेन आर्टरी है, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 सेकेंड में 1 किलो खून दाखिल हुआ यहां पे। अभी वो 1 किलो एक ही आर्टरी से बाहर नहीं निकलेगा, तो बाकी 31 आर्टरियों से क्या होगा? फिर ये जो 1 किलो खून दाखिल हो रहा है 1 सेकेंड में, कुछ यहां से बाहर आएगा, कुछ यहां से, कुछ यहां से, मिला के सबका क्या होगा? 1 ही किलो हो जाएगा। तो मैंने कहा ΔT टाइम में जितना मास यहां से दाखिल होगा, इसको अकोमोडेट करने के लिए उसी ΔT टाइम में इन आर्टरीज से मास ऑफ ब्लड क्या होगा? बाहर आएगा। और जितना मास ऑफ ब्लड बाहर आएगा वो सब मिला के उतना ही होगा जितना यहां एओर्टा से दाखिल हो रहा था, एओर्टा से दाखिल हो रहा था। तो ये इक्वेशन सही लिखी है। मास फ्लो रेट ऑफ एओर्टा बराबर होगा सम ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ ऑल द आर्टरीज। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और आपके पास इसने कहा कि ट्रीट करो ब्लड कैसा है? आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, यानी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इन सब से रो कॉमन आ जाएगा, यहां से रो मर जाएगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूं इसका जो मास फ्लो रेट है यानी कि A इंटू वी, किसका? एओर्टा का, दिस विल बी इक्वल टू A1V1 पहली आर्टरी का प्लस A2V2 दूसरी आर्टरी का अप टिल
A32 V32, एरिया ऑफ पहली आर्टरी, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन पहली आर्टरी, एरिया ऑफ सेकेंड वेसल, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन दैट आर्टरी, ऐसे कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा, 32 मेजर आर्टरीज, इसने कहा ईच हैज एन इनर रेडियस ऑफ दिस, इसने बोला भाई सारी आर्टरीज को अलग अलग मानो ही ना, सब आर्टरी का रेडियस इसने बोला कैसा है, एक बराबर है। तो रेडियस एक बराबर है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी हर एक में एक जैसा हो जाएगा। फिर तो मैं इसको कह सकता हूं, जब इसको जमा करेंगे तो ये 32 AV बन जाएगा। ये वाला जो A है ये आर्टरी का है और वेलोसिटी भी किसकी है, आर्टरी वाली। इसको मैं लिख रहा हूं AA और VA, समझ जाना। ये कैपिटल A मींस एओर्टा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इन एओर्टा, ऐसे लिख सकता हूं। और भैया कोई इसको इससे ना काट दे, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। अब क्या करना है भाई साहब, आपने एवरेज स्पीड डज इट ट्रेवल इन द आर्टरीज क्या है, मतलब हर आर्टरी के अंदर ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये मालूम करना है। सवाल हो चुका खत्म। अब एरिया ऑफ एओर्टा कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है ब्लड वेसल है, सर्कुलर ब्लड वेसल है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो भाई साहब आ जाओ, पाई आर स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। मैं आपको कन्वर्ट भी करके दिखाया, तो मैंने कहा था ना जब A1 V1 इक्वल A2 V2 लगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिलेशन हो जाएगी। मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर भी आ जाए। तो 1 × 10⁻⁻2 ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आगे वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन एओर्टा किधर है भाई, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन एओर्टा दिया हुआ है, ये रहा। इफ द ब्लड इन द एओर्टा ट्रेवल्स एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, 10⁻²। तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली इसके लिए। ये है मास फ्लो रेट एओर्टा में, एक सेकेंड में इतना मास एओर्टा में पंप इन हो रहा है, ठीक है। कौन पंप इन करता है, हार्ट करता है ना, लिखा हुआ है हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना हमारा दिल नहीं चाह रहा, अबे दिल का काम सिर्फ ये है, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। दिल नहीं कर रहा, दिल में ये ख्याल आया, दिल में ख्याल नहीं आ सकता, दिल में कुछ भी नहीं आ सकता। दिल में सिर्फ ब्लड है जो पंप होकर कहां जा रहा है, एओर्टा के अंदर, ठीक है। दिल नहीं करता ये सब, ये तुम खुद करते हो, दिल पे नाम डालते हो। ये क्या है भाई, एरिया ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरी का इनर रेडियस कितना है, 0.21, तो हो गया पाई आर स्क्वायर। के लिए क्या करेंगे इसे, 0.21 × 10⁻², और ऊपर क्या आ गया भाई लोग, स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ आती है। आगे क्या है भाई साहब, मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, VA आपको मालूम करना है। अब आप देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो पाई से पाई तो मुझे यहीं से मरता हुआ नजर आ गया उठ के, सही। इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², सही है, विल बी इक्वल टू 32 इंटू 0.21 के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय VA, ठीक है, ये इधर समझ जाना है, मल्टीप्लाई बाय VA इधर लिखा हुआ है, 0.21 स्क्वायर, ये हो गया जनाब 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय VA, सही है। आपके पास 10⁻⁴ से 10⁻⁴ ये भी मर गया, पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ VA निकालना है। तो भाई साहब VA विल बी इक्वल टू 25 × 10⁻², ये रहा, अपॉन में आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 0.21 का स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे। इतने हिस्से को लेके आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर आपके पास इसका करीब करीब आ रहा होगा 0.18 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट समझ में आ गया। यहां से आपके पास ब्लड फ्लो होगा एओर्टा के अंदर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और वो सारी की सारी 32 आर्टरीज से किस एवरेज स्पीड से आएगा, 0.18 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा। देख रहे हो, ब्लड तकसीम करने के लिए भी आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चाहिए। चलो कॉपी कर लो। अब हमारे टारगेट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ETEA 2002 के अंदर। आप पहले वीडियो को पॉज करो और तसल्ली के साथ इस सवाल को एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो अटेम्प्ट कर लो, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 1 2 3, चलो अटेम्प्ट कर लिया। चलो, A broad pipe having a radius 10 cm branches into 2 pipes of radii 5 cm and 3 cm। यहीं तक रुक के ना पहले जरा इसकी डायग्राम एक देख लो। आपके पास एक कोई पाइप है जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है भाई साहब आपको 10 सेंटीमीटर। ये ब्रांच करता है 2 पाइप्स के अंदर। भाई साहब एक पाइप का रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एक और पाइप के अंदर जाता है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। क्या कहता है आगे आपसे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन पाइप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से जो पानी बाहर आ रहा है ना भाई लोग,
इसे कहते हैं, इसकी वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटीज इन द रिमेनिंग 2 पाइप्स। आपने यहां पे किस वेलोसिटी से पानी दाखिल हो रहा है वो बताना है, और यहां पे किस वेलोसिटी से पानी निकल रहा है आपने वो भी बताना है। गिवन दैट द रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू मेन ब्रांच इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि मैंने बताया था ना, वो कभी कभार एग्जामिनर इसको डिस्चार्ज रेट भी कहता है, वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट। तो देखो यूनिट से पता चल रहा है 1 सेंटीमीटर में 600 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर यहां से वॉल्यूम फ्लूइड का दाखिल हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो भैया, सबसे पहले अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, मुझे इसका वॉल्यूम रेट इन्होंने दिया हुआ है, तो V/T मुझे गिवन है, उसको मैं AV से इक्वेट कर सकता हूं यहां की वेलोसिटी मालूम करने के लिए। तो भाई साहब मुझे ये बात पता है, ये कितना दिया हुआ है, 600 पाई डिवाइडेड बाय कुछ नहीं दिया हुआ, डिवाइड बाय 1 है। देखो यहां का यूनिट चेक करो मेरे बच्चे, क्या है, सेकेंड। ये है क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 मीटर में है 10 पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में हो जाएंगे 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबिक सेंटीमीटर से यहां जाने के लिए क्या करूंगा मैं, 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई हमें भैया? जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ आ गया? अब इसको इक्वेट कर देंगे A इंटू V से। A क्या है भाई, पाई R स्क्वायर। R कितना दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर इधर का, ये इसका, इस वाले सर्कल का R कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 पावर -2 और ऊपर स्क्वायर आ गया, पाई R स्क्वायर। सही है? अच्छा भैया आगे क्या है, वेलोसिटी तो मुझे मालूम करनी है, गुड हो गया। पाई से पाई मर गया, सही है। अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 6 इंटू 10 पावर 2 और 10 पावर -6, तो 10 पावर 2 से 10 पावर 6 जाएगा, तो क्या बनता है 10 पावर -4। भैया 10 पावर 2 10 पावर -6 चला गया। ये क्या बनता है 10 इंटू 10 पावर -2, 10 पावर -1, 10 पावर -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 पावर -1, 10 पावर -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 10 पावर -2, साथ में आ गया V। समझ आती है? ये 10 पावर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 10 पावर -2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर +2। पॉइंट समझ में आ गया? ये आ गया V। देखो भाई साहब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो गया, डिवाइड, ऊपर आएगा तो 10 पावर +2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बनता है जनाबे वाला 6 इंटू 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड। सर मीटर पर सेकेंड कैसे पता चला आपको ये बात? इसलिए कि भाई मैंने सारे स्टैंडर्ड यूनिट रखे थे ना, ये भी मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था, इसको भी मैंने मीटर क्यूब में कर लिया, तो जाहिर है इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा आंसर। ये आ गया आंसर। अब मेरे पास यूनिट सारे सेंटीमीटर में दिए हुए, तो मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर -2 10 पावर 2 मर जाएगा, क्या बचता है 6। तो देखो भैया यही ऑप्शन होगा। V1 कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कहीं पे V1 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, तो यही ऑप्शन है। लेकिन आप चाहो तो V2 का वैल्यू भी मालूम कर सकते हो। देखो भैया मैं यहां पे अगर अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा टोटल डिस्चार्ज रेट है, टोटल डिस्चार्ज रेट जहां से इंटर हो रहा है, ये 10 सेंटीमीटर वाले पाइप का जो डिस्चार्ज रेट है, यही आगे जाके इन्हें दोनों में तकसीम होगा। भाई 1 किलोग्राम पानी अगर 1 सेकंड में दाखिल होगा, तो यहां से जो पानी निकल रहा है और यहां से जो पानी निकल रहा है वो मिलाकर जो है इसी के बराबर होगा। जो वॉल्यूम फ्लो रेट यहां से इंटर हो रहा है, इन दोनों का फ्लो रेट मिला के इसके बराबर होगा। तो ये तो लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास M1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T जो मेरे 5 सेंटीमीटर वाले पाइप से निकल रहा है, और M2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T जो मेरे 3 सेंटीमीटर वाले पाइप से निकल रहा है। ये बात समझ आती है? मास फ्लो रेट मेरे पास कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। जितना मास यूनिट टाइम में 10 सेंटीमीटर वाले पाइप में दाखिल हो रहा है, इन दोनों का मिला के वहां से उतना ही निकल रहा होगा। यही बात पड़ी थी अभी एओर्टा वाले केस में भी। तो इसको मैं कह सकता हूं A इंटू V मेन वाला, इसे कह दूंगा A1V1 या इसे कह दो A1V1। 5 सेंटीमीटर वाले को हमने क्या कहा है, A2V2 प्लस इसे कह देते हैं A3V3, A3V3। सही हो गया भाई। A1 कितना है आपके पास, पाई R स्क्वायर, R कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 पावर -2 ऊपर आ गया स्क्वायर। सही है भैया। और V1 अभी हमने निकाला था 6 इंटू 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड, 6 इंटू 10 पावर -2। इसको मिटा दे ताकि हम जगह बना लें थोड़ी सी यहाँ पे, इसको वहां से यहां लिख देते हैं। A1 की जगह क्या आएगा मेरा बेटा, A1 की जगह पे आएगा पाई R स्क्वायर। R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर, और साथ में आ गया V1 कितना है भाई 6 इंटू 10 पावर -2, ठीक है, विल बी इक्वल टू A2V2। A2 क्या है भाई, इसका वाला, तो इसका रेडियस कितना है आपके पास, पाई 5 इंटू 10 पावर -2 के ऊपर आ गया स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आ गया V2 प्लस
A3 इसका जो है एरिया वो कैसे आएगा, पाई इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और V3 कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। आप नोट करो, अगर आप और से देखते हो यहाँ पे भैया ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। सिमिलरली ये स्क्वायर यहाँ इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर यहाँ इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो मैं देख रहा हूं 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर यहां से भी कॉमन, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर यहां से भी कॉमन, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर यहां से भी कॉमन। तो भाई ये गया, ये गया, ये गया। 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन निकाला, यहां से 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर लिया, जाके डिवाइड कर दिया, मसला हल मेरा। पाए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो पाए 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 चला गया। अब क्या बचता है यहां पे, गौर से देखो, यहां बचता है भैया 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बचता है, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 पावर माइनस 2। भाई साहब ये स्क्वायर जो कॉमन लिया था, भाई स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर मैंने पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके कैंसिल किया था, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बनता है मेरे पास 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, साथ में आ गया V2 प्लस ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 पावर माइनस का 2, यही बनता है। चलो 100 10 पावर माइनस 2 चला गया, तो भाई साहब यहाँ सिर्फ क्या बच गया आपके पास 6 बच गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। 9 5 का क्या होता है अपने पास 45 होते हैं, तो ये बनता है 6 विल बी इक्वल टू 25 V2, 9 5 हो गया 45, 45 को 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45, क्योंकि डेसिमल 2 स्टेप पीछे आएगा, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। 6 में से अगर आप 0.45 को माइनस करोगे तो क्या बचता है आपके पास 5.55 बचता है मेरे ख्याल से, तो सही है, विल बी इक्वल टू 25 V2। अब क्या करना है भाई साहब, इसको दूसरी ओर लाके डिवाइड कर दो, तो V2 विल बी इक्वल टू 5.55 डिवाइडेड बाय 25। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 25 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 पॉइंट लगा दिया, ये 5 यहाँ पे आ गया। 25 2 का क्या होता है 50, 5 यहाँ पे गया, 25 2 का फिर से क्या होता है 50, तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, फिर क्या बचा 5, फिर 0 लगा दो, क्योंकि डेसिमल में हर स्टेप के पास 0 लगा सकते हैं, तो 0.2222 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है 22.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट समझ में आ गया। आपने नोट किया कि आपका जो क्वेश्चन था वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जिस तरह का न्यूमेरिकल हमारी किताब में था बिल्कुल उससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में पूछा गया था। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में डाले हैं आपके नोट सेक्शन में, वो आप लाजमी करना ताकि आपको अगला जो लेक्चर है बर्नौली इक्वेशन वाला वो अच्छे से क्लियर हो जाए।